रखता है जिसकी पांव की नसें मजबूत हो। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। इससे इनकी कोई मुश्किल हल होने के बजाय मजीद मुश्किलातें पैदा हो जाएंगी। अव्वल तो पाकिस्तान का लफ्ज़ मेरे नजदीक इस्लामी तस्वुरात के खिलाफ है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रूए जमीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। दूसरी ये कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ के अंदर है और वो अपनी जबरदस्त तादाद के साथ ऐसी मजहबी व माशरती सिफात के हामिल है कि हिंदुस्तान की कौमी व वतनी जिंदगी में पॉलिसी और नज्म नस्क के तमाम मामलात पर फैसला कुन असर डालने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की स्कीम के जरिए इनकी ये सारी कुव्वत और सलाहियत तकसीम और ज़ाया हो जाएगी और मेरे नजदीक ये बदतरीन बुज़दिली का निशान है कि मैं अपनी मीरास पिदरी से दस्त बाजार हो गए छोटे से टुकड़े पर कनाअत कर लूं। मैं इस मसले के दूसरे तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करके तनहा मुस्लिम मफाद के नुक्ते निगाह से भी गौर करने के लिए तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों के जमाती और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा और न उनका कोई अंदेशा दूर हो सकेगा। हाँ, जो तजवीज और फार्मूला मैंने तैयार किया था, जिसे काबीना मिशन और कांग्रेस दोनों से ही मंजूर कराने में कामयाब हो गया था और जिसकी रूह से तमाम सूबे मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार करार दे दिए गए थे, इसमें पाकिस्तानी स्कीम की वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो उन नकाइश से पाक है जो उनकी स्कीम में पाए जाते हैं। अब आप जरा जज्बात से बालातर होकर इसके मुमकिन नताइज पर गौर करें कि हिंदू अक्सरियत के इलाकों में करोड़ों की तादाद में ये मुसलमान मगर बहुत छोटी छोटी अक़लियतों की सूरत में पूरे मुल्क में बिखर कर रह गए और आज के मुकाबले में आने वाले कल में वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। जहां इनके घर बार और बूदोबाश 1000 साल से चली आ रही है और जहां उन्होंने इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के मशहूर और बड़े बड़े मराकज़ तामीर किए, हिंदू अक्सरियत के इलाकों में बसने वाले ये मुसलमान एक दिन अचानक सुबह खुलते अपने आप को अपने घर और वतन में परदेसी और अजनबी पाए गए, सनती तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा हो गए और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर हो गए जो खालिस हिंदू राज बन गई। पाकिस्तान में ख्वाह मुसलमानों की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत ही क्यों न कायम हो जाए, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला हरगिज हल नहीं हो सकेगा। ये 2 रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बनकर एक दूसरे की अक़लियतों का मसला हल करने की पोजीशन में नहीं आ सकती। इससे सिर्फ यरगमाल और इंतकाम का रास्ता खुलेगा। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि 10 जून 1940 में कांग्रेस की सदारत संभालने के बाद जब मैंने हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ के तस्फिये की गरज से बहैसियत सदर कांग्रेस मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना सदर मुस्लिम लीग को ये तजवीज भेजी थी कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों और मरकज में किसी एक पार्टी की वज़रात के बजाय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मखलूत वज़रातें बनाई जाए, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने मेरी तजवीज ये कहकर मुस्तरद कर दी कि तुमको कांग्रेस ने शुगवाई की तरह कांग्रेस का सदर बनाया है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। और बराबर की सतह पर हिंदू मुस्लिम तस्फिये का वो मौका जिस तरह हाथ से निकल गया, मैं आज तक ये समझने से कासिर रहा हूँ कि गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान की पहली हुकूमत जो 14 अरकान पर मुश्तमिल होती और जिसमें 7 मुसलमान नुमाइंदे होते और 7 गैर मुस्लिम नुमाइंदे, जिनमें हिंदू
सिर्फ दो होते, इस्लाम और मुसलमानों के कौन से अहम मफाद के पेश नजर मिस्टर जिन्ना के लिए काबिल कबूल नहीं थी? क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वासराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। बिला आखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिरका दूसरे फिरके का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इख्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये लोग तबलीग के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के क़याम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के क़याम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और राज के तहत अपने अपने फौजी अखराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आई है। मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इज्तिमा नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैनुलहर की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी तो मैं यहीं से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलाल की बजाय इत्मीनान था और तुम्हारे दिल में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इत्तराब और दिलों की दीवानी देखता हूँ तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिखरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता कि पिछले 7 बरस की तरफनुमा सियासत जो तुम्हें जुदाई दे
शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहरा पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी सबर से न सिर्फ एराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। तो तकलीफ से तुम्हें दूर ले गया। सब पूछो तो मैं जरूर हूँ, एक दूर अफ्तादा सदा हूँ जिसने वतन में रहकर गरीब वतनों की जिंदगी गुजार दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुकाम मैंने पहले देश के लिए चुन लिया था वहां मेरे बाल ऊपर काट लिए गए हैं या मेरे आशाने के लिए कोई जगह नहीं हुई है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दामन को तुम्हारी गहराइयों से गिला है। मेरा एहसास जख्म है, मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी रात रहे हैं। वो हैरान होता है कि जंग तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी थी। इसका फतवा जामा मस्जिद दिल्ली से जारी हुआ था और जहाद का ऐलान हुआ था जी। और इसमें मार भी मुसलमानों ने खाई है, इसमें शहीद भी मुसलमान हुए हैं और इसमें अंग्रेज की गैद व क़ज़ब का निशान भी मुसलमान बने। ये वो हुर्रियत पसंद लोग थे जो मस्जिदों के मेहराबों से और मिंबरों से और चटाइयों से उठकर लड़ने गए थे। आप हैरान होंगे कि इसमें खालिसतन उलमा जो थे वो खड़े हुए हैं वहां पर, उन्होंने जाकर वहां पर जंग लड़ी है। और दिल्ली में जामा मस्जिद में खुतबा हुआ है और खुतबे के बाद ये जो आगे जाके लड़े। सही। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस जंग को शिकस्त में बदलने वाले भी मुसलमान थे और वो हमारे गद्दारान कौम थे कि जो यहां से मौजूद हैं। अब मैं हैरान होता हूं, अब मैं सुनता जाऊं जी। आप तारीख उठाइए जी, आपको ऊपर से चलते आइएगा तो आपको ज्यादातर लोग जो हैं ये अटक से यहां से लेकर रेंजार खान तक मिलेंगे, यानी पंजाब की साउथ पंजाब तक। मैंने पंजाब भी होने पे सख्त शर्मिंदगी होती है बात मामला के अंदर। अच्छा। शदीद शर्मिंदगी होती है कि जितने भी गद्दार उस वक्त अंग्रेज को साथ देने के लिए मिले इस खत्ते से मिले। अलीपाल जो है जो हमारे वहां से शुरू हो जाए पिंडी से तो आपको इनके परदादा मिल जाएंगे। इस वक्त हमारे जो वजीर दाखिला है उनके चौधरी निसार साहब के। अच्छा। वो मरी में जाके लोगों को या मुसलमानों को उनको और 20-20 रुपए तारीख की बड़ी बड़ी आर्काइव की लालच क्या दिया? बड़ी बड़ी नहीं इनको किसी को रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बनाया गया, किसी को कुछ बनाया। असल में हुआ ये था कि 1849 के अंदर तकरीबन 6-7 साल पहले 8 साल पहले पंजाब फतह कर लिया गया था और पंजाब में चूंकि सिखों के ऊपर वो बात है उनको रंजीत सिंह से फतह किया था तो मुसलमानों ने फिर अंग्रेज का साथ दिया था उस जमाने में। तो अंग्रेज मुसलमानों को जो अंग्रेज ने मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म की मुराद दी तो खानदान बनाए थे। सही। ये नून, ये टवाने, उसके बाद ये चकवाल के लोग, अच्छा चट्ठे, हाँ चट्ठे भी जहाँ गए थे। लेकिन जो लोग खालिसतन हो गए मतलब चकवाल से लोग गए हैं वहां पर रेजिमेंट में। ठीक, उसके बाद हमारे मशाइख का बड़ा अजीब गरीब किरदार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दादा के वालिद थे मेरे ख्याल है शाह महमूद अव्वल, वो बाकायदा वो एक लश्कर लेके गए थे जिन्होंने जाकर मुजफ्फरगढ़ में उनका मुकाबला किया। अच्छा। नवाब नसरुल्लाह खान के दादा, आज उनकी बरसी है, कल उनकी नवाब नसरुल्लाह खान के दादा वो उन लोगों में से थे। अच्छा, उसके बाद आगे आप आ जाइए सारे के दौलताने और जितने भी, मैं क्योंकि सेक्रेटरी आर्काइव रहा हूं तो मैं जब इनकी तारीखें पढ़ता था और मैं इनकी देखता था कि कैसे उन्होंने किसी ने 15 रुपए पे मुसलमानों को मारा है और किसी ने 90 रुपए पे मारा है, तो किसी ने 8 रुपए पे मारा है, तो किसी ने 20 रुपए पे मारा है। यानी इतनी तफसील है उसके अंदर कि जिसकी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक। तो ये वो लोग थे कि जो यहां से चले थे। सर, ये वो लोग उधर से बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, मुल्क के इस्तेहकाम के दावेदार और ठेकेदार, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनके खून में गद्दारों का खून शामिल है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, आप उठाइए तारीख जी। अंग्रेज ने मुराद दी आपको पाकिस्तान के अंदर गॉर्डन कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। एचएसएन कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। एफसी कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। सही बात। ठीक है। उसके बाद ना गवर्नमेंट कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। तमाम तालीमी इदारे आखिर वो सारे पब्लिक स्कूल के उस इलाके तक जाके तो खुद नवाब साहब ने खुद बनाया था। रेंजार खान की इस बाउंड्री से आगे आपको कहीं अगर सिंध में कोई इदारा मिलेगा तो सिंध मदरसतुल इस्लाम उन लोगों ने खुद बनाया हुआ है, खुद उन्होंने बिल्टअप किए इदारे। बलूचिस्तान के अंदर कोई स्कूल
आपको नजर नहीं आता उस तरह का। इस्लामिया स्कूल मिलेगा, फला मिलेगा, एक वो कॉन्वेंट और ग्रामर जो उन्होंने छोटे छोटे स्कूल जो उस वक्त मिशनरी स्कूल बनाए थे गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लाम चले एडवर्ड कॉलेज पिशावर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। जहां कॉलेज, तो सारी डेवलपमेंट भी अंग्रेज ने यही की। आप नहरें जो निकली हैं वो इसी इलाके के अंदर निकली हैं और यहीं पर उनको आबाद किया और सब कुछ किया गया। बाकी सारे का सारा जो इलाका है वो गुलामत बराज वगैरह भी बाद में बने, सब कुछ। और ये सब ये लाजमी तो नहीं कि गद्दार इब्ने गद्दार की औलाद भी गद्दार हो, जरूरी नहीं। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज ने जिन लोगों को यहां पर लीडर बनाया, जिन लोगों को जमीनें दी, जिन लोगों को जायदादें दी, जिनको नवाब बनाया, जिनको सरदार बनाया, जिनको अंग्रेजों ने अपने तोहफे दिए, तोहफे के तौर पर जिनको सियासी रिश्वत के तौर पर किसी को जनाब प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट बनाया, किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया, किसी को म्यूनिसिपैलिटी पकड़ा दी, किसी को जनाब उसको सरदार बना दिया, किसी को इतने सारे ओहदे दिए, उनको एक इन्फ्लुएंस बना दिया कि वो और अंग्रेज सरकार के दरमियान राब्ता हुए। वो आज तक उनकी कौम लीडर है। सही इसलिए लीडर है कि उसने अंग्रेज ने पूरे का पूरा सिस्टम, आपको पता है कि अंग्रेज ने पहली दफा काश्तकार और गैर काश्तकार के दरमियान तकसीम पैदा की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी हम भी बचपन में लिखा करते थे कि आप काश्तकार हैं या गैर काश्तकार हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आप एक तरफ आप कमी हैं और एक तरफ आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। अंग्रेज ने पहली दफा इस माशरे के अंदर कुछ लोगों को यह इख्तियार दिया कि वो जुल्म करें या ज्यादती करें या जो कुछ भी करें, अगर वो अंग्रेज के वफादार हैं तो वो कायम रहेंगे। ठीक, फिर उनको, और आप अंदाजा करें ये वो लोग हैं जिन्होंने फौजें भेजी थी, जिनमें से मशाइख भी शामिल थे और ये भी शामिल थे। ये वो लोग थे कि जिनको जब दिल्ली में फंक्शन हुआ है तो इनको पहली रॉ में जगह दी गई थी। अंग्रेज पीछे बैठे थे और ये गद्दारान जो थे आगे बैठे थे। मैं तस्वीर कभी कभी आर्काइव में देखता हूं इन सारों के बड़ों के वालिद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ले दें सर, ऐसे ले दें, हमें भी पता चलना चाहिए ना कौन है। नहीं, तारीख जिसने तारीख पढ़नी है बड़ी आसानी से पढ़नी। या चीफ टाइम्स ऑफ पंजाब जो किताब है जिन्होंने लिखी है जो आर्काइव की, उस चीफ टाइम्स पंजाब में चेहरे देखे ना, छापनी चाहिए ये चीजें, लोगों को बतानी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, आपको तो आप तो हैरान हो जाएंगे। जिससे सेकंड मुझे कभी कभी साला अखबार बगावत हिंद सर सैयद की पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि किस तरीके, और आर्काइव उठा के देखता हूं तो सर सैयद साहब जो थे वो तो जंग आजादी से पहले ही उनके साथ बड़े आराम से मिले हुए थे जी। ठीक, तो इसी तरह यहां के इनके लोग भी। मसला सारा ये है कि एक आज क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतने मरूब हैं, इसलिए मरूब हैं कि अलीगढ़ ने एक मरूब नस्ल पैदा की थी। यहां पर एक ऐसी नस्ल पैदा की थी कि जो अपने आबा अजदाद के नजरिया तालीम पर और सियासी तालीम पर लानत भेजे और ये समझे कि उसका रास्ता तालीम और तरक्की का दूसरा है। ये है असल मसला, और यही वजह है कि हम आज तक, आप गुजरात में, आप चकवाल में, आप इमरान खान में, आप डेरा गाजी खान में, जो तुमनदार है, जो चौधरी है, जो वडेरा है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। वो नून लीग में शामिल हो जाए, नून लीग जीतती है। वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाए, पीपल पार्टी जीतती है। वो पीटीआई में शामिल हो जाए, पीटीआई जीतेगी। ये है सूरत हाल। बिल्कुल ठीक, सूरत हाल ये है। सुकूत दिल्ली का तमाम मामला, तारीख आपने जानी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स हमारे साथ रहिएगा।